जय हिंद दोस्तों। 17 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये डॉकिंग या डॉक करना क्या होता है। तो जब स्पेस में 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे डॉकिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपको ये 2 स्पेस क्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं, जब इनको जोड़ा जाता है तो इसे डॉकिंग बोला जाता है। जब इनको अंतरिक्ष में अलग किया जाता है तो इसे अनडॉकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अभी भारत के द्वारा जो स्पेसएक्स मिशन भेजा गया था तो उसमें 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में इस प्रकार से जोड़ा गया है। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये सफलता हासिल की है रूस, अमेरिका और चाइना ने। आपको याद रखना है कि इसरो के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन या स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था। तो इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे और अब 16 जनवरी 2025 को डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है, यानी कि ये जो 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे अंतरिक्ष में उनको डॉक कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो इसरो का स्पेसएक्स मिशन था, इसमें जो 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे वो कौन कौन थे? तो पहला था स्पेसएक्स A जिसका वजन था 220 किलोग्राम, दूसरा था स्पेसएक्स V जिसका वजन था 220 किलोग्राम। तो इन दोनों को अभी हाल ही में डॉक किया गया है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका ने 1966 में पहली बार डॉकिंग की थी, फिर सोवियत यूनियन ने 1967 में और चाइना ने 2011 में और भारत ने 2025 में ये सफलता हासिल कर ली है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इसरो ने अभी हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारत का शुक्रयान मिशन यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लद्दाख के लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को अभी हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, ई-बुक वाले सेक्शन पर। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी एक नया अभ्यास शुरू कर रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा यानी कि भारतीय सेना के द्वारा 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जो विशिष्ट हवाई सैनिक हैं वो इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और ये अभ्यास किसी एक जगह नहीं किया जाना है, बल्कि जो सेना के प्रशिक्षण क्षेत्र होते हैं या जो फायरिंग रेंज होती हैं वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि फ्यूचर में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे निपटना, उनके लिए तैयारी करना। चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जैसे डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन भारत, फ्रांस और UAE के बीच में अभी हाल ही में किया गया है। सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन भारत नेपाल के बीच हुआ है। अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। IMT ट्राइलेट 2024 का आयोजन भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ था। टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन भारत, अमेरिका के बीच हुआ है। अभ्यास लामेतिये 24 का आयोजन भारत, सेशेल्स के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में PV सिंधु को
प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, प्यूमा इंडिया के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, लेकिन अभी पीवी सिंधु को भी शामिल किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। पीवी सिंधु की बात करें तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं बैडमिंटन में। तो उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। दोस्तों, 2024 का जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब था, इसमें महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। अब बात हुई है प्यूमा की, तो यह जर्मनी की कंपनी है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जूते होते हैं, इसके अलावा जो कपड़े होते हैं, वो इस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। फिक्की यूथ आइकॉन बने हैं आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। दोस्तों, फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनाई गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा शीतल देवी, जो कि एक पैरा तीरंदाज हैं। एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। इसके अलावा दोस्तों, प्ले स्पोर्ट्स के द्वारा MC मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस से संबंधित हैं, इन्हें बनाया गया है। और रणविजय सिन्हा, जो कि एक एक्टर हैं, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोटो GP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन, जो कि एक क्रिकेटर हैं। और प्यूमा इंडिया के द्वारा भी कुछ समय पहले क्रिकेटर रियान पराग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और नीतीश कुमार रेड्डी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था प्यूमा इंडिया के द्वारा। UNHCR के गुडविल एम्बेसडर बने हैं इंग्लिश एक्टर थियो जेम्स। दोस्तों, UNHCR का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, यानी शरणार्थियों की समस्याओं का निदान करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहां हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा दोहा, कतर में। तो कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों, इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच में गाजा में जो पिछले 15 महीनों से युद्ध चल रहा था या खूनी संघर्ष हो रहा था, अब वो समाप्ति की ओर जा रहा है। तो अब इजराइल और हमास के बीच में एक शांति समझौता हुआ है और ये शांति समझौता हुआ है कतर की राजधानी दोहा में। दोस्तों, इस शांति समझौते में ये कहा गया है कि दोनों पक्ष दुश्मनी को भुला दें और युद्ध विराम को लागू करें। दोस्तों, इजरायली सरकार की अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो युद्ध विराम 19 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि दोनों के बीच में ये खूनी संघर्ष कब से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली और विदेशी मारे गए थे और 252 लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर इसके जवाब में इजराइल ने हमास पर अटैक किया था। तो जो गाजा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमास का अड्डा था, तो वहाँ पर इजराइल ने अटैक किया था। तो ये अटैक अभी भी जारी है। तो लगभग 46,000 लोग यहाँ पर मारे गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं इजराइल की। तो जेरूसलम इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पर आप इजराइल को देख सकते हैं, ये है गाजा पट्टी। तो यहीं पर दोस्तों इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, तो इस युद्ध में जो लोग फंस गए थे, जो भारतीय फंस गए थे, तो उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में तरुण दास को सिंगापुर के द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि एक प्रकार से दोस्तों तरुण दास को सिंगापुर के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान या यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने व्यवसाय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर और जो सामुदायिक सेवा है, इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया होता है। तो उन्हें यह सम्मान दिया जाता है सिंगापुर के द्वारा। दोस्तों, तरुण दास इस सम्मान को प्राप्त करने वाले दूसरे इंडियन हैं। इससे पहले रतन टाटा जी को यह सम्मान मिल चुका है सिंगापुर के द्वारा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गोगेश को
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को उनके नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। भूटान के द्वारा भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया है। किरण मजूमदार 100 को जमशेदजी टाटा पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा पिक्सल। तो दोस्तों, पिक्सल कंपनी ने 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्य उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है। इस प्रकार से अपना वाणिज्य उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई है? पिक्सल बन गई है। यहाँ पर बात हुई है उपग्रह तारामंडल की, तो इसमें जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनका एक समूह होता है और ये सभी सैटेलाइट आपस में मिलकर के काम करते हैं। दोस्तों, अभी ये जो पिक्सल कंपनी का फायरफ्लाई नामक तारामंडल प्रक्षेपित किया गया था, इसी के साथ भारत की अंतरिक्ष कंपनी दिगंतारा का भी एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। और दोस्तों, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था यह अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करेगा। इस प्रकार से दिगंतारा ने अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड की टीम 3 वनडे खेलने के लिए भारत आई हुई थी और ये तीनों वनडे मैच राजकोट में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो तीसरा वनडे था इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक रिकॉर्ड बना दिया है और भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 435 रन बनाए थे 5 विकेट खो करके। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अब तक का वनडे का सर्वोच्च स्कोर है और ये पुरुष और महिला दोनों को मिला करके भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 418 रन बनाए थे। तो पुरुषों की टीम का जो सर्वोच्च स्कोर है वो है 418 रन और महिलाओं का जो सर्वोच्च स्कोर है वो है 435 रन। महिला वनडे में सर्वोच्च स्कोर की अगर हम बात करें तो ये बनाया था न्यूजीलैंड ने और ये आयरलैंड के खिलाफ बनाया था 491 रन का। और दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं में ये सर्वोच्च स्कोर है वनडे का। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 455 रन बनाए थे, न्यूजीलैंड ने 440 रन बनाए थे आयरलैंड के खिलाफ। भारत ने 435 रन बनाए हैं आयरलैंड के खिलाफ। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने 418 रन बनाए थे आयरलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क के खिलाफ 412 रन बनाए थे। तो ये हैं महिला वनडे में सर्वोच्च स्कोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? आंसर हो जाएगा इसका परमाणु ऊर्जा आयोग। तो दोस्तों, पुनर्गठन करने का मतलब यह है कि इसमें कुछ नए सदस्यों की नियुक्ति की है। तो अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग में कुछ नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो अब परमाणु ऊर्जा आयोग में जो कैबिनेट सचिव हैं टीबी सोमनाथन और जो व्यय सचिव हैं मनोज गोविल, उनको शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो सचिव हैं अजीत कुमार मोहंती, वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें अन्य सदस्य कौन हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा और विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन और व्यय सचिव मनोज गोविल। तो ये इसके सदस्य हैं। बात करेंगे हम परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास और उत्पादन और उपयोग से संबंधित कार्यों की देखरेख करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह आयोग भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की योजना, मैनेजमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा 8वें। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है और ये जो 8वां वेतन आयोग है ये 2026 से लागू किया जाएगा।
तो इसमें जो न्यूनतम वेतन है और जो पेंशन है उसमें बदलाव किया जाएगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन अब बढ़ने वाली है। यानी कि जो ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा उससे कर्मचारियों की जो वेतन है और जो पेंशन है उसमें बदलाव होगा और बढ़ोतरी होने वाली है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2014 में। आमतौर पर दोस्तों ऐसा होता है कि जो वेतन आयोग है वो 10 साल में गठित होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 3,985 करोड़ रुपए की लागत से। तो केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत कितनी होगी? 3,985 करोड़ रुपए की। दोस्तों लॉन्च पैड का मतलब ये होता है कि जहां से जो रॉकेट होते हैं उनको प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लॉन्च पैड देख सकते हैं। तो तीसरा लॉन्च पैड बनने जा रहा है श्रीहरिकोटा में। दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि जो अगली पीढ़ी के जो रॉकेट हैं उनका प्रक्षेपण किया जाएगा और यहाँ से भारी उपग्रह भी कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर की, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के नेल्लोर में स्थित है। यह इसरो के द्वारा संचालित किया जाने वाला रॉकेट लॉन्च सेंटर है। श्रीहरिकोटा रेंज का नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1971 को। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? पश्चिम बंगाल। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मुंबई में। स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF की कितनी बटालियनों का गठन किया है? 2 बटालियन का। 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थान को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? 77। मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया है? खंडवा। मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? केरल में। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ओडिशा। भारत की किस कंपनी ने भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली डेवलप की है? EEL ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव रामजी अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, हाउस कमेटी के अध्यक्ष V पट्टाभी सीतारमैया, भाषा समिति के अध्यक्ष मोतुरी सत्यनारायण, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्रिस्टोन फ्रस्टाडोटिर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आइसलैंड। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। भारत के पहले बायो बिटुमेन सड़क का उद्घाटन किस नेशनल हाईवे पर किया गया है? NH44। उत्तर प्रदेश का टॉप पर्यटन स्थल कौन बना है? अयोध्या। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किस राज्य से 2 गिर शेरों को लाया गया है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 2021 से बंद दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? नॉर्थ कोरिया। श्री रामकृष्णन को किस देश में AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? अमेरिका। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है? 2024। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले इंडियन कौन बने हैं? अनमोल प्रीत सिंह। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज शामिल हैं? तो 22 लैंग्वेज शामिल हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 22 भाषा बताया हुआ है। दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे, जैसे मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच,
इंग्लिश फाउंडेशन बैच, बैंकिंग फाउंडेशन बैच, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, मैथ फाउंडेशन बैच, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच, इसके अलावा व्यापम के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एमपीटीईटी यानी वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसके लिए भी बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐप पर दोस्तों टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे बहुत ही कम कीमत पर, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पीएम हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें।